लकी ने राधिका को मनाने की अपनी तरफ से आखिरी कोशिश कर ली थी, लेकिन वो थी कि मानने को राजी ही नहीं थी। ऐसे में लकी ने कह दिया कि अब वो और उसके पीछे नहीं जाना चाहता था। उसने प्रफुल्ल से कहकर अपने ऊपर लगा बैन हटाने का आदेश दे दिया। जहां एक तरफ बैन हटवाने की खबर सुनकर प्रफुल्ल हैरान हो गया, वहीं दूसरी ओर रुस्तम और बाकी लोग इसे सुनकर खुश हो गए थे। विराज के पिता तो लकी के पैरों में ही गिर पड़े और उससे माफी मांगने लगे। इधर बाकी लोग जो वहां पर खड़े थे वो सब विराज के परिवार से भी एक दर्जा नीचे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अग्रवाल परिवार का कोई परिवार भी हुआ करता था, इसलिए उन्हें नहीं पता चला कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका कद इतना भी क्या बड़ा था कि रुस्तम जैसा आदमी उसे सर कहकर बुला रहा था। विराज का बाप उसके पैरों में गिरा था और बाकी सब लोग उसे परिवार में शामिल होने की बधाई दिए जा रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ समझ पाते, इतने में विराज के पिता ने सब लोगों से कहा कि उन्होंने लकी का अपमान किया था और अब उन्हें लकी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगनी चाहिए। जब तक वो अपने घुटनों पर नहीं आने वाले थे तब तक लकी उन्हें माफ नहीं करने वाला था। वो सब लोगों को घुटनों पर लाकर लकी का गुस्सा शांत करवा सकता था। अगर लकी चाहता तो एक बार में इन 20 के 20 परिवारों को खरीद सकता था और उन्हें 5 मिनट में सड़क पर ला सकता था। ऐसे में विराज का बाप यही चाह रहा था कि जो वो कह रहा था बाकी लोग वही करना शुरू कर दें। लेकिन बाकी सब लोग विराज के बाप को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। वो जानते थे कि लकी की वजह से वो आदमी डर तो गया था, ऐसे में लकी था कौन, इस बात की कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। वो उसके सामने घुटनों पर आ तो जाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले आने की हिम्मत कौन करे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। विराज के पिता ने सबसे पहले अपने ही बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही विराज के दिल की धड़कन एक बार के लिए मानो रुक गई। वो अपने पिता की तरफ बेबसी भरी नजरों से देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे थे। जब वो अपनी जगह से हिला ही नहीं तो उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, साले नालायक, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूं? चुपचाप गिर उसके पैरों पर। तेरा बाप यहां उसके पैरों पर बैठा है और तू है कि उधर ऐसे तन कर खड़ा है। अगर तू इनके पैरों पर नहीं गिरेगा ना, मैं तेरी शादी होने से पहले तुझे जान से मार दूंगा। अब किसका मुंह देख रहा है, चला नीचे, उसने शेर की तरह गुर्राते हुए कहा। सच में विराज के शरीर का खून सूख गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि असल में तो उसके पिता उसकी ही मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में उसके सामने झुकना पड़ता। उसे तो अच्छा था कि वो अभी उसके सामने झुक जाता। उसके अलावा तो वही था जिसकी वजह से यह सब हो रहा था। जी पिताजी, जी, विराज ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा। वो संकट को तो अब भाप गया था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचनी शुरू हो गई। शहनाज की मदद लेते हुए वो धीरे से भीड़ में से निकलकर बाहर आया और उसके बाद सब लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसकी पैंट अभी भी गीली की गीली ही थी और उसके ऊपर उसके गीलेपन का निशान भी साफ नजर आ रहा था। लकी के सामने तक आने में उसके पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे उसके सामने आया और फिर उसके पैरों में आकर बैठ गया। उसका शरीर नीचे बैठने के बाद भी कांपे जा रहा था। बहुत जोर जोर से कांप रहा था वो, और कांपते कांपते उसने कहा, बड़े भाई, मैंने अभी आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे आपके सामने उस योगीराज को लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, शायद मेरी अकल घास चढ़ने के लिए गई हुई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करने वाला। प्लीज इस बार मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। शहनाज भी अब पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो खुद भी विराज के साथ में आकर उसके पास बैठ गई। वो तो विराज को दिल ही दिल में शादी से पहले ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन इस वक्त विराज को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने लकी को भला बुरा कहकर जो गलती की थी, वो तो बस उसी चीज की माफी मांग लेना चाहता था। एक पल के लिए शहनाज को विराज का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिना किसी भाव के विराज के चेहरे को देखे जा रही थी, लेकिन मन ही मन उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था और उसे कोस रही थी। वो विराज एक ही पल में जैसे उसके लिए कोई अजनबी हो गया था। अब जैसे ही बाकी लोगों ने देखा कि विराज खुद भी अपने घुटनों पर आ गया, तो उन लोगों को भी घुटनों पर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सब भागते हुए लकी के पास आए और आते ही उसके पैरों में जा गिरे। उसके बाद और भी लोग आए और धीरे धीरे सारा हॉल लकी के पैरों में जा गिरा। वहां पर लकी सिर्फ रुस्तम, प्रफुल्ल, प्रभुलाल, वसीम और बाकी 10 लोगों के साथ खड़ा था और सब लोग उसके पैरों में गिरे हुए थे। उस पूरे हॉल में लोग लकी को एक ही सुर में देख रहे थे और उससे एक ही सुर में माफी मांग रहे थे। उन लोगों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा था। रीना, कुमारी और बाकी लड़कियों ने जब ये देखा तो उन्हें भी एक बार के लिए समझ ही में नहीं आया कि लकी आखिर कौन था।
आदमी दया की भीख मांग रहे थे उससे और औरतें ने भी रोना शुरू कर दिया। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां हर कोई मातम मना रहा था। जैसे ही विराज ने देखा कि लकी आ रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पसीने आने लगे और वो और भी ज्यादा हाथों को चिपका कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसने फिर से कहा, मैं सच में आपसे माफी मांग रहा हूं भाई, मुझे माफ कर दो। इस गरीब को एक मौका और दे दो, एक मौका और। लकी उन सब लोगों के सामने खड़ा था। उसने एक बार के लिए विराज को देखा और विराज से सहा नहीं किया। फिर से उसका पैजामा गीला हो गया। खड़े हो जाओ, लकी ने उससे कहा। जी 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 जी, जैसा आप कहें, मैं खड़ा हो रहा हूं। विराज धीरे से शहनाज की मदद से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अगर शहनाज उसे सहारा नहीं देती तो वो शायद खड़ा भी नहीं हो सकता था। लकी ने विराज की तरफ देखा और कहा, शहनाज तुम्हारी बीवी होने वाली है। मैं जानता हूं वो खुश नहीं है और मैं भी खुश नहीं हूं, इसलिए मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर आऊंगा। ये सुनते ही विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से निकला, जी जी जी, जी जैसा हुक्म। इसके बाद लकी ने आखिरी बार शहनाज की तरफ देखा और फिर हॉल से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगा। रुस्तम ने हॉल में खड़े हुए बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, आज यहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में बाहर कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना अपने भाई को, ना बीवी को, ना बाप को, ना मां को, ना बाप को, किसी को नहीं। अगर किसी ने इसके खिलाफ मुंह खोलने की सोची भी, अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैं रुस्तम ये बात कर रहा हूं, समझ गए ना? जो लोग अपने घुटनों पर बैठे थे वो सभी रुस्तम की बात सुनते ही कांपने लगे और उन्होंने बहुत ही धीमी सी आवाज में हाँ कह दिया। रुस्तम ने भी अपनी बात खत्म की और फिर अपने लोगों के साथ में वो हॉल से बाहर आने लगा। इधर प्रफुल्ल अपने सीने में ढेर सारी नफरत लिए खड़ा था। सच में उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लकी ऐसा कैसे कर सकता था? वो राधिका को कैसे छोड़ सकता था और अपना बैन कैसे हटवा सकता था? अगर लकी फिर से परिवार में आ जाता तो सच में प्रफुल्ल के लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती। वो एक उसके लिए विरोधी बन सकता था। प्रफुल्ल को गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो बस लंबी लंबी सांसें लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसने एक आदमी को लात मारते हुए कहा, साले इस लकी में ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम लोग जो उसके सामने ऐसे घुटनों पर बैठे हो, रोए जा रहे हो? साले सब के सब एक नंबर के बेवकूफ है, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, साले नौटंकी बाज आदमी। फिर प्रफुल्ल शहनाज के पास आया और उसने उसकी थ्योरी को अपनी उंगलियों से ऊपर करते हुए बोला, तू एक नंबर की कुतिया है, कुतिया साली। जब तक तुझे यहां से ले जाना चाह रहा था तो तुझे उसे मना करने की क्या जरूरत थी? तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, अगर तू इतनी बेवकूफ नहीं होती ना, इतनी पत्थर जैसी नहीं होती, वो तुझे छोड़ता ही नहीं, और वो तुझे छोड़ता नहीं तो उसके ऊपर से बैन नहीं हटता। प्रफुल्ल ने इतना वर कहते हुए शहनाज की दाढ़ी को और जोर से दबा दिया। शहनाज दर्द के मारे कराए जा रही थी और वो विराज की तरफ देख रही थी। जब वो नदी के पास में थी तब तो विराज उसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था। तब से शहनाज को ऐसा लग रहा था कि वो सच में उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को किसी भी हद तक ले जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रफुल्ल उसके साथ में इस तरह की हरकत कर रहा था और वो था कि बस बैठा हुआ था, देख रहा था, अपने जगह से हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था, उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। ये देखकर शहनाज को बहुत बुरा लगा। विराज तो बस कांपे जा रहा था और वो अपना सिर ऊपर तक नहीं उठा रहा था। इतने में प्रफुल्ल ने विराज को उसके बालों से पकड़ा और झटकते हुए उसके सिर को ऊपर की तरफ उठा दिया। उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो प्रफुल्ल से कुछ भी नहीं कह सकता था। ऐसे में प्रफुल्ल ने शहनाज की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है ये डरपोक तुझे बचाएगा? क्या बेवकूफ लड़की है, क्या तुझे सच में विश्वास हो रहा है कि ये तुझे बचाएगा? तुझे? इसका पैजामा देख, अगर मैं इसके सारे कपड़े भी फाड़ दूं ना तो इस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि ये मुंह से चू भी कर सके। इसके बाद प्रफुल्ल ने एक जोरदार वार अपनी घूनी से विराज के सिर पर किया और वो सीधा नीचे जमीन पर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जा गिरा। शहनाज उसे इस तरह से देखकर फिर से घबरा गई। वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी रही थी, लेकिन प्रफुल्ल था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था, मगर वो विराज को देखना चाहती थी। अगर इसकी जगह पर लकी होता ना तो वो आओ ना देखता ताओ और सीधा मुझे पीटना शुरू कर देता। पीटना, मुझे मारने के बाद ना उसके साथ क्या होता वो परवाह भी नहीं करता, समझी तू? लेकिन तुझे बचाने के लिए ना वो अपनी जान तक दे सकता था। लेकिन इसको देख, देख इसको कैसे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, और तू है कि इसके चक्कर में लकी को छोड़ रही है, लकी को। प्रफुल्ल फिर से हंस रहा था, लेकिन अचानक से वो हंसते हंसते रुक गया। उसकी आंखें एकदम से विराज को देखने लगी और उसमें ठंडापन उतर आया। उसने अपनी दांतों को खिड़खिड़ाया और फिर शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, साली तेरी वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया।
तूने सारा खेल बिगाड़ दिया मेरा यार, मार डालूंगा तुझे, मार ही डालूंगा। उसके बाद प्रफुल्ल ने अपना हाथ शहनाज की दाढ़ी पर से सरकाते हुए उसकी गर्दन पर ले जाकर रख दिया। वो उसे दबाने लगा था। शहनाज को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन प्रफुल्ल के चेहरे पर उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे एक साथ नहीं मारूंगा, बल्कि धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखना तू मेरे सामने ना ऐसे मरेगी जैसे पानी बिना मछली मर जाती है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ शहनाज की गर्दन पर कसना शुरू कर दिया। तभी प्रभुलाल प्रफुल्ल के पास आए और उसने अपना सिर झुकाते हुए प्रफुल्ल के कानों में कहा, प्रफुल्ल सर, आपको इस तरह से जोश में होश नहीं खोना चाहिए। भले ही लकी ने इस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लकी ने उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगर उसे पता चला कि आपने उसे मारा है तो फिर लकी को संभालना आपके लिए भारी हो जाएगा सर। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रफुल्ल शहनाज को जान से मार देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।